नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके 16 मार्च को होने वाला है और उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, इस पेपर को आपने अंत तक देख लिया तो इस बार आपको सामाजिक विज्ञान में सबसे बेस्ट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। विद्यार्थियों, आपका ज़्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करूँगा, केवल 15 मिनट में ही आपको पूरा पेपर बता दूंगा। इन 15 मिनट आप अगर मेरे को दे देते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि इस बार आप सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे। इस बार मैं आपके सामाजिक विज्ञान के 5 पेपर अपलोड कर रहा हूं, जो कि आपके 16 मार्च को होने वाली हैं। तो ये दूसरा पेपर है, इसके बाद में 3 और पेपर आने वाले हैं। तो उन पेपर को देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पे सामान्य निर्देश है, इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है और सारे के सारे प्रश्नों को आपको बताना है, तो आप अंत तक बने रहें। मैं फटाफट बताऊंगा, आपको समझना है। चलिए, पहला प्रश्न है, 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? आपको बताना है 1890 में पशुओं में कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि अफ्रीका में फैल गई थी। तो विद्यार्थियों, वो बीमारी थी रिंडरपेस्ट। कौन सी थी? रिंडरपेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। कौन से में लिया था? द्वितीय में। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था किसका था? सौदागरों का, मजदूरों का, किसानों का या फिर बुनकरों का? तो विद्यार्थियों, इसमें सही आंसर होगा सौदागरों का इनमें नियंत्रण था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर कौन आया था? मार्टिन लूथर, कोलंबस, मार्को पोलो या फिर वास्को डी गामा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर श, मार्को पोलो लेकर आया था। ऑप्शन नंबर श। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रही है। निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि खराब होना। तो वहाँ पे पंजाब में सिंचाई की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, इस कारण से वहाँ पे अधिक से अधिक सिंचाई कर रहे हैं लोग और इस कारण से भूमि है वो खराब हो रही है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं वह है? आपको बताना है भारत में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर, मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। फिर उसके बाद में अगला है, निम्न में से कौन सा उद्योग चुनाव पत्र को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? आपको बताना है उद्योग के रूप में कच्चा माल है चुनाव पत्र को कौन देता है? तो सीमेंट उद्योग, ठीक है ना, सीमेंट उद्योग। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? आपको बताना पूर्वी तट पर कौन सा पतन है? पतन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह को आप कह सकते हैं जहाँ पे जहाज वगैरह रुकते हैं तो वो पतन कहलाता है या फिर बंदरगाह कहलाता है। तो पूर्वी तट पर कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र है वो कब बना? यानी श्रीलंका है वो आजाद कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो श्रीलंका आजाद कब हुआ था विद्यार्थियों? 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, 1948। फिर उसके बाद में अगला है, संचार विषय किस सूची में शामिल है? यानी संचार का जो विषय है वो कौन सी सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर संघ सूची। तो इसमें संघ सूची के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में बोल दिया, इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही आएंगे। अब आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, कि निम्न में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है?
तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, भारत में, सॉरी इसमें होगा आपके स्कैंडिनेवियाई देशों में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? आपको बताना है कौन से देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो वो चीन में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, विकसित देशों की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? आपको बताना है विकसित देशों में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है सकल घरेलू उत्पाद में? तो इसमें होता है आपके ऑप्शन नंबर स, तृतीय क्षेत्र का। किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का। फिर उसके बाद में अगला है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? तो इसमें करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य है। आपको बताना बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना, व्यापार को विदेश में फैलाना, अपने सामान तथा सेवाओं को विदेश में बेचना, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी कार्य निहित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपके कुल 15 अवसद के प्रश्न आने वाले हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। आपके जो गाइड यानी पासबुक वगैरह जो भी हैं आपके पास में, उसमें जो अन्य महत्वपूर्ण के आपके प्रश्न है ना अवसद वाले, उनको रट लेना है, अभी भी आपके पास में समय है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर प्रश्न आपके आएंगे। मैं भी आपको अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। 5 पेपर अपलोड करने का मैंने वादा किया है, ये दूसरा पेपर है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। जैसे कि पहला है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है या साटता है, उसे स्टेपलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? स्टेपलर, स्टेपलर कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला है, चरम पत्र या जानवरों के चमड़े पर बनी लेखन की सतह वेलम कहलाती है। क्या कहलाती है? वेलम। तो यहाँ पे वेलम भरना है। फिर उसके बाद में अगला है, यदि महिलाएं खाली जगह कार्य करती हैं तो घर और समाज में उसका आदर बढ़ता है। तो यदि महिलाएं वेतनभोगी का कार्य करती हैं तो समाज और घर में उसका आदर बढ़ता है। फिर उसके बाद में अगली रिक्त स्थान है कि आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। आयात पर कर है व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। अगला है कि अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में खराब राय रखते हैं कि भाई राजनीतिक दल हैं वो तो खराब होते हैं। और फिर उसके बाद में अगले रिक्त स्थान है, लोकतांत्रिक सरकार में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज्यादा समय लगता है। और अंतिम है कि बांध से जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। तो इस तरह से आपको इनके उत्तर बताने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक पंक्ति में देना है। यानी प्रत्येक प्रश्न है आपके इस बार ये एक एक नंबर का आने वाला है, और इसके अंतर्गत कुल 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत 10 प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के, और कुल 10 नंबर के आने वाले हैं। इसमें पहला देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए 2 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के नाम बताने हैं। गांधी जी ने प्रारंभ में कौन कौन से सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे? तो इसमें आप एक लिख सकते हैं खेड़ा आंदोलन, और दूसरा लिखोगे अहमदाबाद आंदोलन। तो ये 2 आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत में चलाए थे। फिर उसके बाद में अगला है, जेम्स वाट ने अपने भाप के इंजन को कब पेटेंट करवाया? तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन को 1871 में पेटेंट करवाया था। कब करवाया था? 1871 में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के 2 बंदरगाहों से विदेशों के साथ में व्यापार चलता है, उनके नाम बताने हैं, ठीक है ना। तो एक तो सूरत बंदरगाह जो कि गुजरात में है, और दूसरा लिखोगे हुगली बंदरगाह, ठीक है ना, हुगली। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगला है, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है?
तो बेल्जियम में वर्तमान में संघात्मक शासन प्रणाली है। कौन सी है? संघात्मक शासन प्रणाली। फिर इसके बाद में अगला है कि श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है? तो काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं और बाहर का काम पुरुष करते हैं। तो ये क्या है? श्रम के आधार पर लैंगिक विभाजन है। कैसा है? श्रम के आधार पर लैंगिक विभाजन। भाई महिलाएं हैं वो घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का करेंगे। जबकि महिलाएं तो कर सकती है ना भाई बाहर का काम, लेकिन जो ऐसे रखते हैं ना तो वो लैंगिक विभाजन कहलाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्षेत्रीय दल क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, क्षेत्रीय दल क्या है? तो संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। सेवा क्षेत्र को आपको परिभाषित करना है। परिवहन, संचार, वित्त, बीमा संग्रह, बैंकिंग आदि सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि परिवहन, ये सेवाएं देते हैं, साधन वगैरह। संचार यानी मोबाइल वगैरह हैं, ये जो भी सूचना वगैरह देते हैं, इंटरनेट वगैरह, तो ये क्या है? सेवा क्षेत्र है। वित्त, बीमा संग्रह, बैंकिंग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निवेश क्या है? निवेश, निवेश बस नाम से ही पता चल रहा है विद्यार्थियों, निवेश क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में पैसे लगाना निवेश कहलाता है। जैसे कि जैसे परिसंपत्तियाँ, जिसमें भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ में पैसे लगाना निवेश कहलाता है, रुपए लगाना निवेश कहलाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर आपका होगा, जैसे कि मानव और दूसरे जीवधारियों मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारितंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम बताना है। बिल्कुल ईजी है। चीनी उद्योग बता सकते हैं, खांडसारी उद्योग या चीनी उद्योग, और दूसरा बताओगे आप वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। फिर उसके बाद में अंतिम जो प्रश्न है आपके छोटे प्रश्नों में, कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम बताइए। तो इसमें कौन-कौन सा था? चीनी उद्योग और वस्त्र उद्योग। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न। इनके जो उत्तर हैं आपको 50 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न है आपके 2-2 नंबर का रहने वाला है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, यानी 14वां प्रश्न, कि अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट के विरोध, सत्याग्रह के विरोध में क्या-क्या कदम उठाए? इन्होंने क्या-क्या कदम उठाए थे अंग्रेजों ने? रैलियों एवं जुलूसों पर रोक लगाई, अमृतसर के स्थानीय नेताओं का विरोध किया, दिल्ली में महात्मा गांधी के प्रवेश पर रोक लगा दी। ये सारे के सारे कदम इन्होंने उठाए थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। यूरोप में 14वीं सदी के दौरान पांडुलिपियों किताबों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर सकी? फिर उसके बाद में अगला है, जातीय समूह से क्या आशय है? जातीय समूह से क्या आशय है? किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई हो और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट, संस्कृति एक जैसी है या फिर हो, अर्थात किसी भी जाति की शारीरिक बनावट एवं संस्कृति आदर्श समान होते हैं, वह जातीय समूह कहलाते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है तथा जिसमें सभी नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ में कोई भेदभाव नहीं करता है, तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण किस प्रकार करते हैं? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजनीतिक दल मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों द्वारा विभिन्न समस्याओं के बारे में जनता के समक्ष जो अलग-अलग राय रखी जाती हैं, उन्हीं के इर्द-गिर्द ही समाज या जनता अपना जनमत बनाती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पारदर्शिता से क्या आशय है? पारदर्शिता किसे कहते हैं? ठीक है ना? फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का क्या महत्व है बताइए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मानव विकास सूचकांक। विद्यार्थियों ये प्रश्न आने वाला है, भले ही आप इसको हल्के में लें, क्योंकि मानव विकास सूचकांक से संबंधित आपके एक प्रश्न 101% आएगा। तो इसका सही आंसर होगा, यह देश के विकास के स्तर का संकेत देता है। इसके माध्यम से जीवन प्रत्यांशा, साक्षरता, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की जानकारी मिलती है। यह बताता है कि विभिन्न देश मानव विकास की दिशा में कितने अग्रसर हैं।
ये सारी की सारी जानकारी कौन देता है? मानव विकास सूचकांक देता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन में स्थानीय कंपनियों को क्या लाभ होते हैं? कोई 2 लाभ बताने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ऐसे 2 तरीके का उल्लेख कीजिए जिनमें प्राय दुकानदार उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। 2 तरीके आपको बताना है। पहला बताओगे दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूल करना। दूसरा बताओगे उपभोक्ताओं को कम वज़न देना या फिर घटिया वस्तु देना। क्या करते हैं? वज़न में कम देते हैं या फिर पैसे ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस तरह से आप 2 बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, संसाधन से क्या अभिप्राय है? यानी संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में अ, काम में आती हैं या प्रयुक्त की जाती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, संस्कृति के रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाता है। संसाधन यानी प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आप कर रहे हैं, वे सारे के सारे क्या हैं? संसाधन हैं। जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब आपके लिए क्या है? संसाधन है। जैसे आप पेन का उपयोग कर रहे हैं, तो पेन आपके लिए क्या है? संसाधन है। जैसे कि खाना खाने के लिए आप बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, तो बर्तन क्या है विद्यार्थियों? संसाधन है। जैसे कि आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ये मोबाइल आपके लिए क्या है? संसाधन है। तो ये सारे के सारे संसाधन होते हैं जिनका अपन उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1919 की महामंदी पर क्या प्रभाव पड़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में अब बड़े-बड़े प्रश्न हैं, तो इनके आंसर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना? 4 प्रश्न रहे हैं। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या-क्या मुख्य अंतर हैं? कोई 3 अंतर बताने हैं। भारत में सरकार के तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं का स्पष्ट करना है। द्वितीय, प्रथम और तृतीय, ये 3 क्रियाएँ हैं विद्यार्थियों, इनको आप रट लेना। अगर इनको आप रटोगे तो कम से कम आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं और 5 नंबर है ना विद्यार्थियों, बहुत होते हैं 80 में से, ठीक है ना? तो ये तीनों क्रियाओं को आप रट के जाना और 101% मैं श्योर हूँ कि इनमें से 1 प्रश्न पक्का आएगा। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए। मैंने कहा ना 1 प्रश्न पक्का आएगा, मतलब आएगा। मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करनी, ये भी प्रश्न आ सकता है। फिर उसके बाद में अगला, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। भारत में शाख के अनौपचारिक स्रोत के दोष और स्वयं सहायता समूह का महत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं सहायता समूह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना। शाख की 2 विभिन्न स्थितियां बताइए एवं बैंकों से ऋण लेने की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद में 21वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन कीजिए। पक्का सपने वाला ये प्रश्न है विद्यार्थियों, आप यहीं से लिख लीजिएगा। ये प्रश्न आपके इस बार एग्जाम में छपेगा 4 नंबर का, ठीक है ना? जर्मनी वाला, हिटलर वाला जो है ना, उनको अच्छे से याद कर लेना है। राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई, स्पष्ट करना है। और अंतिम प्रश्न आपका है, आपके मैप से संबंधित भारत के मानचित्र को रट लेना है। इनको आपको भरना है, बोकारो, कोरबा, झरिया और तलसर, इनको भरना है भारत के मानचित्र में। जैसे कि आपका बोकारो है वो कहाँ है और कोरबा कहाँ है, झरिया कहाँ है। फिर उसके बाद में अगर ये नहीं आता, अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, इनको भी सपूतड़ा वगैरह इनको भी आप भर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 10 का आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर। अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के आपके प्रश्न आएंगे, सारी बातें मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताई हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत के लिए वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। विद्यार्थियों, आप ही मेरी ताकत हैं, जब आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें, आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी अच्छे से कंटेंट लेके आऊँगा, अच्छे से तैयारी करवाऊँगा और आप सभी को आगे बढ़ाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी तैयारी को यूँ ही जारी रखिए। वंदे मातरम।